ध्यान से इसको समझिएगा। अगला चैप्टर का नाम है आपका संविधान का प्रस्तावना। तो देखिए, हम लोग का संविधान का प्रस्तावना किसने दिया था? तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में जब उद्देशिका प्रस्ताव को दिया था, तो उसी को क्या मान लिया गया था? प्रस्तावना मान लिया गया था। क्या प्रस्तावना हम लोगों का कहता है? तो सबसे पहले बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा इसलिए दिया गया है, मतलब ब्रैकेट इसलिए दिया गया ताकि वहाँ पे उसको जोड़ दिया गया है इस बात को कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष समझते हैं ना? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति का गरिमा से ज़्यादा जरूरी क्या दे दिया? राष्ट्र का एकता। ये सब ध्यान रखना है। और अखंडता, अखंडता समझ में आ रहा है ना? सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1946 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 जनवरी को संविधान बन गया, 26 नवंबर को संविधान बन गया था, उसी समय ये दिया गया था, मतलब अंगीकृत इसी दिन किया गया था। बात समझ में आया? अब देखिए, केवल इसी उद्देशिका से या प्रस्तावना से कितना सारा ऑब्जेक्टिव निकलता है। पूछता है कि संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का चर्चा है। तो कितने प्रकार का न्याय है देखिए, तो एक तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, और तीसरा मतलब कितने प्रकार के न्याय का चर्चा है? तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछेगा कि संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका में भारत के नागरिकों को कितने प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है? तो देखिए 5 प्रकार का। कौन कौन? एक विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 हो गया। तो ये 5 प्रकार का स्वतंत्रता हम लोगों को मिला है। बात समझ में आया? तो 2 ऑब्जेक्टिव तो आपका इसी का अंदर से ही पूछ लेता है। ठीक है यहाँ तक में? तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब इसमें जो जो शब्द आया है उस शब्द को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि आखिर उसका मतलब क्या है, जो जो मेन शब्द है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ये सबको हम लोग पढ़ेंगे। न्याय, उसके बाद यहाँ समता, उसी प्रकार से राष्ट्रीय एकता, बंधुता, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तब जा करके हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होगा। काफ़ी आसान चैप्टर है ये। ठीक है यहाँ तक में 2 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। पूछेगा न्याय कितने तरह के होते हैं? तो 3 प्रकार का दिया गया, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछेगा स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया उद्देशिका में। ये सब याद रहे। ठीक है यहाँ तक में? जो मेन बात है इसमें उसको समझिए। देखिए 1976 के पहले संविधान में हम लोगों का समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये नहीं था, बल्कि संविधान में 42वां संशोधन किया गया 1976 में। 42वां संशोधन करके 3 चीज़ को संविधान में अलग से जोड़ा गया। क्या क्या? तो पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। ये 3 चीज़ पहले नहीं था इसमें, बाद में इसको जोड़ा गया। पहले धर्मनिरपेक्ष भी नहीं लिखा हुआ था संविधान का प्रस्तावना में। ठीक है, बाद में इसको 42वां संशोधन किया गया संविधान में, और 1976 में इस 3 शब्द को उसमें जोड़ा गया। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आया आप लोग को? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से कई बार पूछता है कि संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। आप पूरा संविधान मत पढ़िए, आप केवल प्रस्तावना पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर हमको आगे जाकर के क्या मिलने वाला है। तो आप इसको समझ गए ना कि आगे जाकर के हमको संविधान में क्या क्या पढ़ना है। ये लिया कहाँ से गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे पहला संविधान, विश्व का सबसे पहला संविधान कहाँ बना था? लिखित अमेरिका में। अमेरिका का संविधान में शुरू में प्रस्तावना दिया गया था, तो उसी को आधार मान के भारत का संविधान में शुरू में क्या बनाया गया? प्रस्तावना बनाया गया। बात समझ में आया? तो इसको लिख लिए है ना।
स्टार दे करके आप नीचे लिख लीजिए कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। हाँ, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। हो गया। फिर एक स्टार दे करके लिखिए, पंडित नेहरू के उद्देशिका प्रस्ताव को ही संविधान का प्रस्तावना बनाया गया। पंडित नेहरू के उद्देशिका प्रस्तावना होगा, आकर नहीं लिखिएगा। उद्देशिका प्रस्ताव को ही संविधान का प्रस्तावना बनाया गया। प्रस्तावना मतलब होता है कि बुक के आगे जो रहता है आमुख, वही है प्रस्तावना बनाया गया। हो गया। फिर स्टार दे करके लिखिए, बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 76 में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। एवं अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। चलिए स्टार देके लिखिए, संविधान में आए कुछ प्रमुख शब्द, प्रस्तावना में आए कुछ प्रमुख शब्द। प्रस्तावना में आए कुछ प्रमुख शब्द। सबसे पहले तो आपको उसमें संप्रभुता दिख गया होगा। देखिए संप्रभुता मतलब क्या होता है, तो संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत जो है वो एक स्वतंत्र देश है। भारत पर किसी भी बाहरी देश का कोई भी अधिकार नहीं है। भारत का जो शासन होगा वो किसके हाथों चलेगा? भारत के ही हाथों चलेगा। संप्रभुता मतलब समझा रहा ना कि संप्रभुता का अर्थ है कि भारत पर किसी भी प्रकार का बाहरी शासन नहीं है। भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत चाहे तो अपना सीमा को बढ़ा भी सकता है और ये अपने देश का किसी क्षेत्र को बहिष्कृत भी कर सकता है। आए समझ में? तो संप्रभुता का अर्थ यही है। मेनली संप्रभुता का अर्थ है कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं है। हम पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र हैं। बात बुझे हम क्या बोल रहे हैं? संविधान का जो प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द आया है उसका मतलब है कि भारत जो है वो किसी बाहरी देश का अंदर में नहीं है। भारत पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। बात समझ में आया? तो संप्रभुता में किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद हमको समाजवाद पढ़ना है। देखिए भारत में जो समाजवाद है वो लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। लोकतंत्रात्मक समाजवाद। लोकतंत्रात्मक समाजवाद में क्या होता है कि जो उत्पत्ति का साधन रहेगा वो आपका निजी और सरकारी, उस पर दोनों प्रकार का हस्तक्षेप होगा। निजी भी हस्तक्षेप होगा और साम्यवादी हस्तक्षेप भी होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन एक आप अक्सर सुने होंगे साम्यवादी समाजवाद या फिर साम्यवादी लोकतंत्र, सुने होंगे आप लोग साम्यवादी। तो साम्यवादी समाज मतलब क्या होता है कि इस पे उत्पत्ति का साधन किसका होगा? तो केवल और केवल वहाँ का सरकार का होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साम्यवादी।
जबकि अगर निजी और सरकारी दोनों का अधिकार होगा उत्पत्ति का साधन पर, तब हम इसको क्या बोलेंगे? तो समाजवादी। आ रहा है समझ? हम क्या बोल रहे हैं? समाजवाद इसको बोलेंगे। भारत में किस प्रकार का है समाजवाद? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। लेकिन अगर आप चीन का बात कर लीजिए तो वहाँ पे कैसा है? तो साम्यवादी, लोकतांत्रिक साम्यवादी है वहाँ पे उत्पत्ति का साधन पे केवल और केवल किसका अधिकार है? सरकार का, निजी व्यक्ति का उसमें कोई अधिकार नहीं है। बात बुझे? तो इस दोनों में किसी को कोई दिक्कत है? तो संप्रभुता में आप लोग बोलिएगा, संप्रभुता का अर्थ है कि भारत पर किसी भी बाहरी देश का दबाव नहीं है, भारत पूर्ण रूप से क्या है? आज़ाद है। हो जाएगा यहाँ तक में? उसके बाद समाजवाद में लिखिएगा कि भारत में लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, जिसका अर्थ होता है कि उत्पत्ति के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार हो सकता है। और विशेष बात, इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा कि वो अपना देश से बेरोजगारी, गरीबी, उसके बाद असमानता को क्या करे? दूर करे। बात समझ में आया? जबकि साम्यवाद मतलब समझ में आ रहा है ना? लोकतांत्रिक समाजवाद का, साम्यवाद का मतलब होता है कि उत्पत्ति के साधन पर किसका अधिकार होगा? तो केवल और केवल वहाँ के सरकार का अधिकार होगा। तो इस दोनों में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए, संप्रभुता डैश दे करके लिखिए। संप्रभुता का अर्थ है, संप्रभुता का अर्थ है कि, संप्रभुता का अर्थ है कि भारत पर किसी भी बाहरी देश का शासन नहीं है, भारत पर किसी भी बाहरी देश का शासन नहीं है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अगला लिखिए, समाजवाद स्वतंत्र है। अगला लिखिए, समाजवाद समाजवाद में डैश दे करके लिखिए, भारत में लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, भारत में लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, भारत में लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, जिसका अर्थ है कि उत्पत्ति के साधन पर, जिसका अर्थ है कि उत्पत्ति के साधन पर, जिसका अर्थ है कि उत्पत्ति के साधन पर सरकार एवं निजी दोनों स्वामित्व होगा, सरकार एवं निजी दोनों स्वामित्व होगा, दोनों स्वामित्व होगा, सरकार एवं निजी दोनों स्वामित्व होगा। इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य, इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी, असमानता दूर करना होगा, गरीबी, बेकारी, असमानता इत्यादि दूर करना है, दूर करना है। साम्यवादी मतलब समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला लिखिए, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष लिखे। देखिए, धर्मनिरपेक्ष मतलब सिंपल है कि भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, भारत किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। बात समझे? भारत के सामने सब धर्म क्या होगा? सेम होगा। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, वो सब उसके सामने क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आए? फिर चाहे वो बहुसंख्यक हो, फिर चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उससे संविधान को कोई मतलब नहीं।
इसलिए धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत राष्ट्र का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, भारत के सामने सारा धर्म क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, यहाँ तक में। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, तो भारत का जो व्यवस्था होगा वो कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगा। गणतंत्र, गणतंत्र दो तरह का, पहला राजशाही, दूसरा गणतंत्र। राजशाही में क्या होता है, तो जो देश का प्रमुख होगा वो कोई राजा या रानी होगा या उसका उत्तराधिकारी होगा। जैसे ब्रिटेन में जो राज्य का प्रमुख होता है कौन होता है, वहाँ का राजा या रानी होता है। जैसे रानी थी ना एलिजाबेथ, जो मरी अभी, अब वो मरी तो अब उसका कौन आ गया, बेटा है आया, जो भी है, नहीं बेटवे होगा शायद, फिर वो भी मरेगा तो फिर उसका कोई आएगा, वंश आएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, राजा का क्या कौन आ रहा है, वंशज आ रहा है। लेकिन आइए भारत में, भारत का प्रमुख कौन होता है, सरकार नहीं, भारत का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति। भारत का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। बताइए, क्या अभी अगर कोई राष्ट्रपति है वो अगर पद से हटेगी तो क्या वो अपना बेटा बेटी को राष्ट्रपति बना सकता है, नहीं बना सकता है, उसको हम लोग ना चुन के भेजते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत में राजशाही लोकतंत्र है या फिर गणतंत्र है, गणतंत्र है। बात समझे, गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो देश का प्रमुख होगा वो जनता के द्वारा चुन करके जाएगा, जबकि राजशाही का मतलब होता है कि जो देश का प्रमुख होगा वो कोई राजा या रानी होगा या फिर उसका कोई उत्तराधिकारी होगा। बात समझ में आया, है ना, आसान, कोई भारी बात है इसमें। तो धर्मनिरपेक्ष में क्या बोलिएगा कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत के सामने सारा धर्म क्या होगा, एक जैसा होगा, फिर चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो भारत का जो व्यवस्था होगा वो कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा। यहाँ पे जो भी सरकार चलाएगा वो कैसे आएगा, जनता के द्वारा चुन करके आएगा, ऐसा नहीं है कि वो वंशज से चलेगा। गणतंत्र, तो गणतंत्र मुख्य रूप से दो तरह का, पहला आपका क्या होता है, राजशाही, दूसरा आपका गणतंत्र। राजशाही में मतलब जो देश का प्रमुख होगा वो कोई राजा या रानी होगा या उसका कोई उत्तराधिकारी होगा, जबकि गणतंत्र में देश का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, और वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किससे चुन के आएगा, जनता के द्वारा चुन करके आएगा। आया समझ में, लिखिए। धर्मनिरपेक्ष में लिखिए, भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, 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 भारत राष्ट्र के समक्ष सभी धर्म समान होंगे, भारत देश के समक्ष सभी धर्म समान होंगे। सभी धर्म समान होंगे। अगला लिखिए, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगा, भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होगा, अर्थात सरकार लोगों के द्वारा चुनकर आएगी, अर्थात सरकार लोगों के द्वारा चुनकर आएगी। लोगों के द्वारा चुनकर आएगी। अगला लिखिए, गणतंत्र, अगला लिखिए गणतंत्र। गणतंत्र दो तरीके का होता है, गणतंत्र दो तरीके का होता है। पहला लिखिए राजशाही, पहला लिखिए राजशाही, इसमें डैश दे करके लिखिए। इसमें देश का प्रमुख, राजशाही में डैश दे करके लिखिए, इसमें देश का प्रमुख कोई राजा या रानी, कोई राजा या रानी या उसका कोई उत्तराधिकारी होगा।
या उसका कोई उत्तराधिकारी होगा। गणतंत्र में डैश, ये व्यवस्था ब्रिटेन में है, लिख लीजिए, ये व्यवस्था ब्रिटेन में है। हाँ, ये व्यवस्था ब्रिटेन में है। अगला लिखिए, गणतंत्र, इसमें डैश दे करके लिखिए, इसमें देश का प्रमुख जनता के द्वारा चुनकर आता है। इसमें देश का प्रमुख जनता के द्वारा चुनकर आता है। देश का प्रमुख जनता के द्वारा चुनकर आता है। अगला लिखिए, न्याय। तो आपको पता है, उद्देशिका आपने पढ़ा, न्याय 3 प्रकार के दिया गया है। पहला सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय मतलब क्या है? तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी भी लोग को उसका जाति, धर्म, रंग, इसके आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। बात समझ में आया? सामाजिक न्याय का अर्थ है भारत के किसी भी लोगों के साथ उसके धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग, क्षेत्र, इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का मतलब होता है सबको आर्थिक रूप से एक समान समझा जाएगा, आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा, राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय मतलब सबको राजनीतिक का भी अधिकार मिलेगा, आप राजनीति में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हैं, आपका इच्छा है, फिर चाहे आप हारिए चाहे जीतिए, लेकिन आप जा सकते हैं। न्याय समझ में आया? तो न्याय कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। फिर हमको पढ़ लेना है समता। समता मतलब समानता। तो समता का अर्थ है कि सब लोग भारत के संविधान के सामने क्या है? समान है। किसी भी लोगों को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं मिला है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं, सब एक समान है। आप अगर चोरी करिएगा, आपको अगर 10 दिन का सजा मिला है, तो राष्ट्रपति बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी चोरी करेगा या फिर मंत्री भी चोरी करेगा किसी चीज़ का, तो उसको भी उतने सज़ा मिलेगा, जितना सज़ा आपको मिला उतना सज़ा उसको भी मिलेगा। मतलब क्या है कि कानून के सामने सब क्या है? बराबर है। कानून किसी को दुभैया नज़र से नहीं देखता है। तो समानता समझ में आया सबको? हाँ, कानून का हाथ लंबा है। बंधुत्व। बंधुत्व मतलब क्या होता है कि हम लोग भारत में सब नागरिक आपस में किस तरह से रहेंगे? तो भाईचारा के साथ रहेंगे। बात समझ में आया? भारत के सभी नागरिक आपस में किस तरीके से रहेंगे? भाईचारा। लेकिन हमको नहीं लगता है रहते हैं आप लोग भाईचारा के साथ। और एक ठो आप बोल सकते हैं जो छूट रहा था, स्वतंत्रता, ये ना। तो भारत में सभी लोगों को कितना प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है? उद्देशिका में 5 प्रकार का। ऐसे तो सभ्य स्वतंत्रता, डेली स्वतंत्रता, घूमिए जहाँ घूमना है, जहाँ रहना है वहाँ रहिए, जो खाना है वो खाइए, अपना संगठन बनाइए, अपना धर्म बनाइए। आप अपना धर्म भी बना सकते हैं, आपको पता है कि नहीं? आप अपना धर्म भी बना सकते हैं। अब मान के चलिए किसी का नाम है कवि, तो वो अपना आज से धर्म बना लिया कि आज से एक नया धर्म है भारत में, कवि धर्म, जिसको जिसको शामिल होना है चलो आ जाओ। आप अपना धर्म भी बना सकते हैं, आपका एक। आप अपना भाषा भी बना सकते हैं, बस समझदार रहना चाहिए। हर एक काम वो आप कर सकते हैं, बशर्ते उससे किसी को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बाकी सब चीज़ आप कर सकते हैं। बात समझ में आया क्या? हमको क्या पता कौन भाषा बनाइएगा? कोड भाषा है, 4 6 9 10, यही भाषा बनाइए। ये भी तो गणित भाषा है ना। देखिए बोला हो। तो स्वतंत्रता आप लोग को समझ में आया कि भारत के सभी नागरिकों को सभी प्रकार का स्वतंत्रता मिला है। बोलने का स्वतंत्रता है, विश्वास करने का स्वतंत्रता है, विचार करने का स्वतंत्रता है। एक दूसरे को मारने का स्वतंत्रता है क्या? नहीं, नहीं, एक दूसरे को आप कैसे मार दीजिएगा? स्वतंत्रता आपका तभी तक है जब तक आपके स्वतंत्रता से किसी और को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि हमको तो स्वतंत्रता है, तो हम बिना कपड़े के घूमेंगे रोड पे, तो उससे क्या होगा कि समाज के लोग को कष्ट पहुंचेगा कि नहीं? तो पुलिस वाला तो देगा आपको 4 डंडा घींच करके। धर्म का बात अलग है, धर्म को छोड़ दीजिए। तो यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? चलिए लिखिए,
ये खत्म हो गया आपका उद्देशिका खत्म। कल इसका टेस्ट होगा उद्देशिका का, और हमको तो लगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव कम है, लेकिन इसमें 44 ऑब्जेक्टिव है। सोचिए इतना छोटा चैप्टर में 44 ऑब्जेक्टिव। नहीं, इसको भारत का प्रस्तावना में ही केवल 44 ऑब्जेक्टिव है उसमें। आप लोग इसको पढ़िएगा, कल टेस्ट लेंगे तो आराम से सारा बन जाएगा। जो इक्का दुक्का छूटेगा उसको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए लिखिए, न्याय 3 प्रकार का है। उद्देशिका में न्याय 3 प्रकार के हैं। उद्देशिका में न्याय 3 प्रकार के हैं। पहला लिखिए सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, इसमें डैश दे करके लिखिए इसका अर्थ। हाँ, सामाजिक न्याय, इसका अर्थ सामाजिक न्याय में डैश दे करके लिखिए इसका अर्थ भारत के सभी नागरिकों को उसके जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान न्याय मिलेगा। अगला आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ सबको समान आर्थिक अधिकार से है। राजनीतिक न्याय में खाली आर्थिक के जगह राजनीतिक कर दीजिए, बाकी अपने से लिख लीजिए। राजनीतिक में, हाँ बस एक मिनट, राजनीतिक में आर्थिक के जगह केवल आप कर दीजिए राजनीतिक, बाकी सब चीज वही रहेगा। चलिए अगला लिखिए समता। जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। समता में डैश दे करके लिखिए। राजनीतिक बोले तो आर्थिक के जगह राजनीतिक करिए। समता में लिखिए किसी भी नागरिक को कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, सभी समान हैं। किसी भी नागरिक को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। किसी भी नागरिक को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। किसी भी नागरिक को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। हुआ, सभी नागरिक समान हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझिए। देखिए, मान के चलिए कोई मंत्री है, मान के चलिए मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री अगर आप बोल सकते हैं ना कि उसको तो काफ़ी विशेषाधिकार प्राप्त है, वो कहीं जाता है उसको एकदम वीआईपी मिलने लगता है, ट्रीटमेंट वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगता है। तो एक बात बताइए, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटता है तो क्या उसको उसी तरह का सुविधा मिलता है? नहीं। तो यहाँ पे सुविधा आखिरकार मिल किसको रहा है? उस व्यक्ति को मिल रहा है जो उस पद पे है, या उस पद को मिल रहा है? उस पद को मिल रहा है। जिस दिन वो पद से हटा उस दिन उसका सारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। व्यक्ति को मिल रहा है या कोई विशेष अधिकार नहीं मिल रहा, उस पद को मिल रहा है। चलिए अगला लिखिए बंधुत्व। भारत के सभी नागरिकों को आपस में भाईचारा के साथ रहना चाहिए। भारत के सभी नागरिकों को आपस में भाईचारा के साथ रहना चाहिए। नागरिकों को आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अगला लिखिए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में डैश दे करके लिखिए भारत के सभी लोगों को भारत के सभी लोगों को
अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, विश्वास, विचार, उपासना इत्यादि का स्वतंत्रता प्राप्त है, इत्यादि का स्वतंत्रता प्राप्त है। चलिए ये समाप्त हो गया आपका।